नमस्कार मित्रों, आप सबका एक लंबे व्यवधान के बाद फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। बातें तो बहुत सारी थी करने की, योजनाएं भी बना रहा था, स्क्रिप्ट्स भी लिख रहा था, लेकिन आज का जो धमाका है दरअसल आज का नहीं है, कुछ दिन से पक रहा था। नीतीश कुमार जी का जो एनडीए गठबंधन से बाहर आना है उस पर आज बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी बात आज की तारीख में है। और जैसा कि मैं लगातार सोशल मीडिया पे जब आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक बहुत मेक और ब्रेक मोमेंट है इंडियन पॉलिटी के लिए। एक चीज़ होती है टिपिंग पॉइंट वो क्रिटिकल मास होता है, वो थ्रेशोल्ड होता है जहाँ पे एक छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़े परिवर्तन ला सकती है। नीतीश कुमार जी का गठबंधन तोड़ना, साथी बदलना, ये कोई नई बात नहीं। समाजवादियों के लिए कभी नई बात नहीं रही। लोहिया खुद दीनदयाल उपाध्याय का प्रचार कर सकते थे और जेपी आरएसएस को अपने आंदोलन का बाहुबल बता सकते थे। तो ये जो भारतीय राजनीति की ये जो समाजवादी तथाकथित धारा है उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। हमें याद है 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़के नीतीश कुमार जी आए थे और 2 साल बाद फिर बहुत फ्लिमसी से बहानों पे चले गए थे वापस। उसके पहले भी 15-20 साल का उनका साथ है भाजपा के साथ, जबकि सेकुलरिज्म की बात वो करते रहे थे लगातार, फिर भी। और उसको करते हुए 2002 को भूल जाना, इग्नोर कर देना, फिर 2013 में ये कहना कि आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। तो नीतीश कुमार जी की जो अवसरवादिता है वो हमसे किसी से छिपी नहीं। लेकिन आज की जो बात है कि नीतीश कुमार जी ने क्यों पाला बदला, क्यों वापस महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, ये बातें बहुत लोग कर रहे हैं, तो मैं ये बातें छोड़ देता हूँ। मैं आपसे ये बातें करना चाहता हूँ या हम ये बात करें कि इस घटना का भारतीय राजनीति के लिए, अभी के लिए क्या महत्व है। और अगर हम उसको देखेंगे तो ये फिर से बहुत मेजर रप्चर का मतलब होता है कि एक स्टेटस को चीज़ें चली जा रही हूँ, मोटी मोटी चीज़ें एक रुझान पे जा रही हूँ, और उस रुझान पे जाते जाते अचानक एक बड़ा बदलाव आए, एक बड़ी टूट आए, जहाँ से आपको समझ में आए कि अब ये रास्ता पिछली बार जैसा रास्ता तो खैर कतई नहीं हो सकता। भारतीय राजनीति में अगर आज़ादी के बाद ऐसे रप्चर्स की बात करें तो एक मोटे मोटे स्तर पे माना जा सकता है कि पहला ऐसा रप्चर 1967 में आया था गैर कांग्रेसवाद के नाम पे। दूसरा ऐसा रप्चर इमरजेंसी के वक्त आया। तीसरा ऐसा रप्चर मंडल कमीशन की राजनीति के समय आया, जो बहुत चला नहीं वैसे, मंडल कमंडल आप उसको दोनों को जोड़ें। इन सारी चीज़ों ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदली और उसको लंबा एक प्रभाव दिया। उसके बाद का जो रप्चर है अगर आप देखें तो वो 2013 मान सकते हैं। दरअसल 2002 से जो प्रोसेस शुरू हुई थी, जिसका कल्मिनेशन हम आज देख रहे हैं हिंदुत्व की राजनीति में, सेफ्रनाइजेशन की राजनीति में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कोशिश बहुत की थी, संविधान के पुनर्लेखन की बात कही थी, बहुत कुछ कहा था, लेकिन कर नहीं पाए थे। संस्थाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाए थे। आप याद करें कि हवाला घोटाले की जांच में उनके खुद के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। तो 2014 के रप्चर के पहले भारतीय राजनीति में और कुछ भी हो, कम से कम जो हायर जुडिशरी है उसका सम्मान बचा हुआ था, उसकी स्वतंत्रता मोटा मोटा बची हुई थी। संस्थाएं सीबीआई जैसे जो पीएमओ को रिपोर्ट करती हैं, अगर उन संस्थाओं को आप छोड़ दें, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, जैसे चुनाव आयोग, आप अगर उनको देखें तो इनकी स्वायत्तता बची हुई थी। टीएन शेषन ने जो चुनाव सुधार लागू किए थे वो उसी सरकार के खिलाफ लागू किए थे जिसने उनको चुनाव आयुक्त बनाया था। नीतीश कुमार जी इसी राजनीति का हिस्सा रहे। दरअसल ज्यादातर जो विपक्ष है, जो बहुत युवा हैं, अगर आप वाईएसआर जगन को छोड़ दें या ऐसे कुछ लोगों को छोड़ दें, ममता बनर्जी जी हैं, नवीन पटनायक हैं, नीतीश कुमार जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, मायावती जी हैं, ये सब लोग उस पुरानी राजनीति का हिस्सा रहे। भाजपा में अगर आप देखें सुषमा स्वराज जी को अब नहीं है, या आप राजनाथ सिंह जी को देखें जिन्होंने अभी कहा, नेहरू जी पे एक बयान दिया कि किसी प्रधानमंत्री की नीयत में कोई खोट नहीं है। तो ये भारतीय राजनीति की वो धारा थी जिसकी एक पॉलिटिकल मोरालिटी थी, जिसके पास एक दिशा थी, जिसके पास एक धैर्य था,
और जिसके अंदर जो भी हो, अटल बिहारी वाजपेयी भी अगर ये कहें कि जमीन को समतल करना पड़ेगा, तो वो उनके अंदर की बात है जो एक बार एक गिवन टेम्पोरल डिमेंशंस में दी हुई काल और दशा में वो हो गया। लेकिन भारतीय राजनीति की वो धारा नहीं थी। यहाँ पे आपको समाजवाद बोलना पड़ता था। यहाँ पे आप हेडगेवार और सावरकर नहीं बोल सकते थे। यहाँ पे आप प्रधानमंत्री पद पे छोड़िए, एमपी एमएलए रहते हुए शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नहीं कर सकते थे। आप लोगों को कपड़ों से नहीं पहचान सकते थे। नीतीश कुमार भी उसी धारा के आदमी, ये पहली बात। और भारतीय जनता पार्टी का लगातार बढ़ता जो एग्रेशन है, या पूरे संघ परिवार का जो लगातार बढ़ता एग्रेशन है, वो ऐसे किसी भी आदमी को परेशान करेगा जो भारतीय राजनीति की उस पिछली पीढ़ी का आदमी है, जो मर्यादाओं का आदमी है, जो पॉलिटिकल एथिक्स को मानता है, जो भारत के संविधान को मानता है। तो एक तो इनका जो साथ था वो बहुत अननेचुरल था, अप्राकृतिक था। लेकिन उससे बड़ी बात, जिस तरह से बीते 2014 से 2022 तक हम लोगों ने एक इमोरालिटी देखी, जो हेस्ट देखी है, इंस्टीट्यूशंस को धराशायी करने की हेस्ट, भारतीय राजनीति में ही नहीं, भारतीय समाज में भी ऐसा कभी नहीं होता था कि अगर लोगों में बहुत दुश्मनी भी हो, लेकिन किसी की बेटी की शादी हो तो उतने वक्त के लिए दुश्मनियां रोक दी जाती थी। हमने इसी सरकार को देखा है, मोदी जी की सरकार को, वीरभद्र सिंह के घर में बेटी की शादी के दिन छापा मारते हुए। हमने देखा है ऑपरेशन लोटस के नाम पे अशोक गहलोत के भाई के घर पे उस दिन छापा पड़ता है। इंतजार करती है ये सरकार, अगर कोई भ्रष्टाचार का केस आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत छापा मारना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये सरकार तब हिट करती है जब इसके पास कोई वजह हो, और अक्सर उस मामलों में कुछ होता नहीं। हमने कोई कन्विक्शन, मेरे ख्याल से हमने किसी भी नेता का कन्विक्शन बीते 8 साल में नहीं देखा है। ईडी ने जितने मामले लिए हों, सीबीआई ने जितने मामले लिए हों, ये लोग एक भी आदमी को दोष सिद्ध नहीं कर पाए। मैं राजनीतिज्ञों की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे मोटे किसी व्यापारी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो वेंडेट्टा है, ये जो नैतिकता का क्षरण है, ये जो राजनीति से, लोकतंत्र से विपक्ष को खत्म करने की ख्वाहिश नहीं, उसके एफर्ट्स भी हैं, उसके खिलाफ जो बिल्डअप था वो होना था। नीतीश कुमार जी का विद्रोह अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण उस स्तर पे नहीं है अगर आप वैसे देखें तो, लेकिन इस स्तर पे बहुत है कि अब जो भारतीय विपक्ष, और विपक्ष का मतलब केवल विपक्ष नहीं, एनडीए के भी गैर भाजपा सदस्य, वो भाजपा की जो करतूतें देख रहे थे, वो देख रहे थे कि भाजपा दरअसल पार्टी नहीं, घुन है। अगर आप उसको अपने साथ मिलाएंगे तो आपका गेहूं खा जाएगी। अपने सबसे पुराने एलाई शिवसेना, बहुत लोगों को, अकाली दल, बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि शिवसेना भाजपा का सबसे पुराना सहयोगी दल है। उल्टा था, शिवसेना की सहयोगी दल भाजपा बनी थी। शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन पहला अकाली था। उनको खाना आप देखिए, फिर शिवसेना को देखिए कि कैसे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी को, कांग्रेस के जो समकक्ष थी, उसको अपने से आधे पे ला दिया। या फिर अपने इतने पुराने सहयोगी के खिलाफ जो ईडी की जो पूरी प्रक्रिया है आप वो देखें, और उसके पहले जो पॉलिटिकल इमोरालिटी है आप वो देखें कि अजित पवार के साथ जो सरकार बनाने की कोशिश की थी, और जो सरकार 5-6 घंटे चली थी या एक दिन चली थी, याद नहीं मुझे। तो अब मैं विपक्ष भी नहीं बोलूंगा, गैर भाजपा किसी भी संगठन में, चाहे वो एनडीए का हिस्सा हो ही क्यों ना, उसको भाजपा और संघ परिवार के इरादे बहुत साफ हो चुके हैं। दैट देयर मॉडल इज द मॉडल ऑफ हिटलर। वो बुलडोज करेंगे, वो आपसे टैक्टिकल अलायंस कर लेंगे किसी वक्त में, लेकिन उनकी पूरी कोशिश आपको खत्म करने पर रहेगी। और ऐसे वक्त में जब इस देश का मीडिया कहा जाने वाला जो दलाल तबका है, जो सरकार का पालतू कुत्ता बन गया है, वो ऐसे कार्यक्रमों को ऑपरेशन लोटस कहे। देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस स्तर तक पे कंप्रोमाइज कर लिया गया हो, चाहे जैसे भी, कि मुख्य न्यायाधीश
सीजेआई भारत के चीफ जस्टिस अदालत से निकल के सीधे राज्यसभा जाएं और उसके ऊपर उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह के आरोप लगे रहे हों, या संवैधानिक पीठ को दिए गए मामलों की, वो चाहे 370 हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, उनकी 4-4, 5-5 साल से सुनवाई ही ना हो रही हो, ऐसे में राजनीतिक रूप से सतर्क किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को ये समझ में आएगा कि भाजपा और संघ परिवार के इरादे दरअसल उनका वक्ती अलायंस हो सकता है, लेकिन उनका गठबंधन का इरादा नहीं, उनका आपको खा जाने का इरादा है। हम याद करें कि ऑपरेशन लोटस जिस तरह से हुआ महाराष्ट्र में और जिस स्तर पे हुआ, आज 30-40 दिन बाद सरकार बनी है, कैबिनेट बनी, या जिस तरह से जितनी सरकारें तोड़ी गई, जितना पानी की तरह पैसा बहाया गया, जेडीयू के साथ भी गठबंधन में रहते ही हुए भी वो किया जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ जेडीयू के साथ नहीं किया जा रहा था। आरसीपी सिंह का केस हमने देखा, बिना पार्टी से पूछे कोई आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए और फिर पार्टी को उसको झेलना पड़े उसकी राज्यसभा सांसदी खत्म होने तक, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। या हम लगातार जिस तरह से देखें कि भाजपा के जो बिहार अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल लगातार हमले कर रहे थे उनके ऊपर, या फिर जिस तरह से भाजपा ने खुद अपने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को हटाया, जिनके नीतीश कुमार से बहुत लंबे समय से संबंध थे, जो छात्र जीवन से आंदोलन के साथी थे, और इस तरह से घेर के जो एक हमला करने की कोशिश होती है वो केवल अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प बात है कि ये केवल नीतीश कुमार जी को नहीं दिख रही। यहां पे एक नुक्ता बहुत गौरतलब, चंद्रशेखर को अगर आप याद करें और वाईएसआर को, ये दो नेता ऐसे रहे हैं जो एक लंबे दौर से चाहे अनचाहे जमीन पे भाजपा के खिलाफ जो बोलें जो करें, संसद में वो भाजपा के साथ खड़े होते रहे। लेकिन आप अगर बीच में अभी स्टांस देखें केसीआर का, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का, वहां भी चीजें वही चल रही। वहां भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है बांदी, उसने कहा कि टीआरएस के 20 या 25 सदस्य हमारे संपर्क में। या जेपी नड्डा जी ने अभी 31 जुलाई को पटना में आके कहा कि अगले 10-15 साल में देश में सिर्फ एक पार्टी बचेगी, वो है भाजपा, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा। और ये बात आप उस प्रदेश की राजधानी में कह रहे हैं जिसमें आप गठबंधन में जूनियर पार्टनर हैं, जिसमें आपकी गठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी का है। तो मैं जो बहुत जहां से मैंने बात शुरू की थी कि ये एक बहुत रप्चर का पॉइंट है भारत की राजनीति में, ये एक टिपिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि भाजपा से लोग खुश हैं, आम जनता के अलावा राजनीतिक दलों में तो खैर बहुत नाराजगी है ही, आम जनता में भी नाराजगी है, लेकिन उन लोगों में सबसे ज़्यादा नाराजगी है जो इस देश के संविधान को, जो इस देश की राजनीति को, या यूं कहें बहुत आसान भाषा में, जो राजनीतिक नैतिकता मानते हैं, जिनके लिए राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप ऑपरेशन लोटस के नाम पे पानी की तरह पैसा बहा के और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स पीछे लगा के सरकारें गिराएंगे, और जिस शुभेंदु अधिकारी को आप चिटफंड घोटाले का, सरधा घोटाले का आरोपी बताते रहे, जिस दिन वो आपके यहाँ आएगा वो पाक साफ हो जाएगा, उसके खिलाफ जांच बंद हो जाएगी। नारायण राणे के ऊपर आप छापे डलवाएंगे, जिस दिन वो आपके यहाँ आएगा उसके खिलाफ जांच बंद हो जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा पे आपने घोटाले का आरोप लगाया था जब वो कांग्रेस के मंत्री थे, अभी वो आपके मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कोई भी वो लोग जो इस देश की राजनीति को लंबे समय से जानते हैं और इसमें नैतिकता की जरूरत समझते हैं, वो जानते हैं कि राजनीति और गुंडागर्दी में फर्क है और इस गुंडागर्दी को रोका जाना चाहिए। मैंने जब कहा कि केसीआर के आप लगातार बढ़ते हुए हमले देखिए और सीधे मोदी जी पे बढ़ते हुए हमले देखिए, पहले वो बचाते थे, या वाईएसआर का टफन होता हुआ स्टैंस देखिए। अभी हमने ममता बनर्जी जी के हमले देखे थे, प्रधानमंत्री जी के भी मतलब उस स्तर पर उनको उतरना नहीं चाहिए। दीदी वो दीदी, ठीक है, पार्था चटर्जी पकड़े गए और अचानक से ममता जी बहुत नरम हो गई। शॉल साड़ी जो प्रधानमंत्री जी का नवाज शरीफ के साथ था रिश्ता, वो इस बार संदेश वगैरह, मिठाई वगैरह लेके आई थी, लेकिन वो शायद वो भी वक्ती कोशिश है थोड़ा टाइम बाई करने की। नीतीश कुमार जी ने जो दिखाया है उसमें बहुत समझ में आ रहा है
बहुत साफ समझ में आ रहा है कि एक क्रिटिकल मास बन रहा है, ये एक रप्चर का पॉइंट है, ये टिपिंग पॉइंट है या नहीं, ये घटना मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी समझ में इस देश की राजनीति का भविष्य निर्धारित कर देगी। अगर भाजपा, अभी मैंने देखा है कि राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दिया, बावजूद इसके कि बहुत सीधा स्पष्ट पूर्ण बहुमत है, उससे बहुत ज़्यादा है, तो अगर भाजपा इस बार साम दाम दंड भेद से भारत के संविधान को धता बता के कुछ निकाल ले गई यहां भी, और अगर सुप्रीम कोर्ट चुप रहा, तो ये आज़ादी के बाद के भारत का, हमारे गांधी, नेहरू, सुभाष, मौलाना आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक के भारत का, उस भारत के आइडिया का अंत होगा। संविधान नाम की किताब बची रह सकती है, सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्थाएं बची रह सकती हैं, लेकिन फिर तब सीबीआई पालतू तोता नहीं रहेगा, पिंजड़े में बंद तोता नहीं रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। मुझे ये लगता नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का ये जो विद्रोह है वो एक दूसरी प्रक्रिया को शुरू करेगा, और वो दूसरी प्रक्रिया ये है कि ये जो बुलडोजन की राजनीति थी, और जिसको अब सब लोग समझ रहे हैं, जिसको अब विपक्ष के नेता भी समझ रहे हैं। नवीन पटनायक जी एक और नेता थे जो कभी खुल के सामने नहीं बोलते थे भाजपा के खिलाफ, लेकिन अभी सबको पता है कि अमित शाह जी ने उड़ीसा में बैठक ली है, और उड़ीसा में भी टॉपलिंग, मतलब टॉपलिंग नहीं, अगले साल चुनाव है, उसमें उनकी सरकार को किसी भी तरह से हराने की जो रणनीति बन रही थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि नीतीश कुमार जी के एनडीए छोड़ने से सबसे ज़्यादा खुशी आज कहीं होगी तो वो ना कोलकाता में होगी, ना वो मातोश्री में होगी, ना वो 10 जनपद में होगी, वो आज भुवनेश्वर में होगी। क्योंकि 2024 अगर जीतना है इनको, अब दो बार इतना बड़ा बहुमत ला चुके हैं अपनी एक ही पार्टी के दम पे, लेकिन अभी तक महंगाई इस तरह से नहीं थी, अभी तक कोविड इस तरह से नहीं था, अभी तक इस तरह की फेल्योर्स आपको नहीं दिखी थी, अभी तक चाइना नहीं हुआ था, कितने दिन तक लद्दाख भी आप तोप ढांप पाएंगे। तो 2024 में इनको और ज़रूरत पड़ेगी, और इसका मतलब ये है कि ये बीजू जनता दल जैसे एक महत्वपूर्ण संगठन को एंटागोनाइज नहीं कर सकते। तो उड़ीसा का सपना तो इनका अगले चुनाव का भी गया, लेकिन तब तक के लिए फिर वही नीतीश कुमार जी पे आप चाहे जो आरोप लगाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अवसरवादी है। राजनीति में कौन अवसरवादी नहीं है? भाजपा से बड़ा अवसरवादी कौन? नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा, खुद जगदीप धनखड़ जी कांग्रेस से राजनीति शुरू करके आए। इनको तो जो भी जहां काम आता है उसके साथ हो लेते हैं। कांग्रेस के विधायक खरीद के लाते हैं, कांग्रेस के विधायक जिनको इन्होंने जीवन भर भ्रष्ट कहा है, देशद्रोही कहा है। जो एक सबसे जरूरी बात है कि नीतीश जी, एक बात तय है कि वो सांप्रदायिक नहीं है, और भाजपा के साथ 15-16 साल की सरकार में भी उन्होंने न इनके सीए के टाइम में अश्विनी चौबे के खुद के बेटे पे आरोप था, लेकिन जिस तरह से आयरन हैंड रख के इन्होंने सांप्रदायिकता नहीं भड़कने दी, और संघ की ये जो हरकारा ब्रिगेड्स होती हैं, जो हिंसक इनके जो संगठन है, उनको जिस तरह से काबू में रखा, वो एक जरूरी बात है। हमने देखा है 2 साल ही सही महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे सरकार चली, उसने कितनी मदद की एंटी कम्युनल पॉलिटिक्स को, चाहे वो फिर बुल्लीबाई गैंग का मामला हो या जो भी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत वेलकम मौका है, बहुत ज़रूरी मौका है, लेकिन बहुत हिस्टोरिक भी है। इस मौके को किसी भी तरह से सेकुलर फोर्सेस को जीत के आना होगा, क्योंकि अगर वो जीत के आए तो ये आरएसएस और बीजेपी की जो एंटी नेशनल पॉलिटिक्स है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स है, ये उसके अंत की शुरुआत है। लेकिन अगर इस बार वो हार के आए तो फिर बहुत ही दिक्कत होने वाली है, और वो फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत के उसके आइडिया के अंत की शुरुआत भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और अब लगातार मिलते रहेंगे। सी यू ऑल, बाय बाय।